Hello everybody, welcome to Be Personified classes. I am Rohin Sharma and today I will explain you some questions about the most important chapter that is hydrocarbon. तो आज का हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो हमारा आज का रहने वाला है एल्कीन के ऊपर। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ये हाइड्रोकार्बन चैप्टर है, इसमें किस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में एमएनएस के एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस, किस तरह का लेवल उनका होता है वो हमें बताएं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताऊंगा कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा इस वीडियो के साथ, ठीक है। एंड तक आप इन सारे क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करिएगा। आपको जैसे पता है कि इस क्लास में, इस सेशन में आपको मैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, जो आपके एमएनएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस, द टॉपिक ऑफ टुडे इज एल्कीन्स। तो आज का टॉपिक हमारा है एल्कीन। तो कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो लेट्स टेक फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर देखो क्या है। IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। देखिए हमने बहुत बार, ठीक है, पिछली क्लासेस में भी हमने क्या पढ़ा था, IUPAC नेमिंग के बारे में पढ़ा था। तो यहां भी आपको एल्केन में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हैं, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम आपको एक लंबी चेन सेलेक्ट करनी है, उसके बाद यहाँ पे आपको देखना प्रीफिक्स क्या लगा है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो लंबी चेन यहाँ पे आपके पास बनेगी 1 2 3 4 5 6। अब नंबरिंग भी कर दी मैंने। अब थर्ड पोजीशन पे आपको दिखेगा मिथाइल ग्रुप। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप लोग गैस कर गए होंगे, तो इसका नाम क्या होने वाला है, दैट इज 3 मिथाइल हेक्सेन। तो दिस इज द करेक्ट नेम। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में भी कि किस तरीके से नेमिंग वाले क्वेश्चन को आपने अप्रोच करना है। तो उसी में एक और एग्जांपल आज आपका जुड़ गया, तो इसको आप रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्वेश्चन है देखते हैं। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म्ड इन इथेन बाय द ओवरलैपिंग ऑफ sp3 ऑर्बिटल्स। अब बच्चों ध्यान से समझो, इथेन की अगर मैं बात करूं तो मैं लेट मी टेल यू अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। अब इसका मैं ओपन चेन स्ट्रक्चर लिख रहा हूं आपके सामने। दिस इज द ओपन चेन स्ट्रक्चर, राइट। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि sp3 वाले बॉन्ड कितने होंगे। तो ये आपके पास इथेन पहले मैंने लिखा, राइट। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो कार्बन है ना, ये कार्बन क्या होगा, इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। सेम वे से द सेकंड कार्बन इज आल्सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड। आपको पता होना चाहिए, जब मैंने आपको हाइब्रिडेशन वाला टॉपिक करवाया था तब मैंने आपको बताया था कि जितने भी एल्केन्स होते हैं उनमें जो कार्बन है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि कितने बॉन्ड आपके बनेंगे sp3 ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से। तो इसको मैं थोड़ा सा और आपको मैग्नीफाई करता हूं। इसको देखिए, ये आपके पास एक कार्बन के sp3 ऑर्बिटल में बना देता हूं यहाँ पे इस तरीके से, और ये आपके पास दूसरे कार्बन के में आपको sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना देता। तो ये बॉन्ड अगर आप देखेंगे ध्यान से, द बॉन्ड विच इज फाउंड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम दैट इज बेसिकली ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ sp3 ऑर्बिटल। मतलब ये जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये कैसे बन रहा है, sp3 ओवरलैपिंग से। एंड जो आपके कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये वाले बॉन्ड, ये कैसे बनेंगे, ये आपके बच्चों बनेंगे जब sp3, यहां मैं लिखूंगा ये sp3 ऑर्बिटल है, और ये 1s ऑर्बिटल किसका, हाइड्रोजन का, जब ये ऑर्बिटल ओवरलैप करें। तो डिफरेंस यहां पे क्या है कि sp3 वाला आपके पास सिर्फ एक बॉन्ड बन रहा है, और बाकी जो आपके पास ये तीन और ये वाले तीन, टोटल 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो आपको यहां दिख रहे हैं, these bond are formed by the sp3 hybridized orbital and 1s orbital of hydrogen। तो आपके क्वेश्चन में क्या पूछा है कि sp3 वाले बॉन्ड बताओ कितने। तो ऑब्वियसली यहां पे आंसर आपका होना चाहिए जस्ट वन बॉन्ड बिकॉज ऑफ दिस sp3 टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन, राइट। तो ये आपका आंसर आएगा यहाँ पे 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन on your screen is, see, how many types of carbon atoms are present in 2,2,3 trimethyl pentane। अब क्या बोला गया आपको, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कार्बन। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग एक बात करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इस टाइप की कार्बन की।
तो इससे आपको और ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगा। देखिए पहले तो हम इसका नाम लिखेंगे, ठीक है, नाम तो लिखा है, हम पहले इस नाम से ना स्ट्रक्चर लिखेंगे। अब आपको मैं बताऊंगा स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे। जब आपको नाम दिया होता है तो आप नाम से स्ट्रक्चर को कैसे लिखते हैं। तो देखो क्या करना आपने, पहले सबसे पहले यू विल रिकॉग्नाइज व्हाट इज द वर्ड रूट। यू कैन सी हियर वर्ड रूट इज पेंट। तो पेंट है, तो मैंने क्या किया, 5 कार्बन बिल्कुल आंखें बंद करके लिख लिए, राइट, ये 5 कार्बन मैंने लिख लिए। तो अब मैं आपको क्या सिखा रहा हूं कि आप नाम से स्ट्रक्चर कैसे लिख सकते हैं। पहला काम यहाँ पे यही होने वाला, तभी आप रिकॉग्नाइज करोगे व्हाट टाइप ऑफ कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले वर्ड रूट देखा नाम में, क्या वर्ड रूट है, पेंट। तो मैंने 5 कार्बन लिख दिए और मैंने अपनी मर्जी से इनको नंबरिंग कर दी, 1 2 3 4 5। अब बच्चों 2 2 पे मतलब सेकंड पोजीशन पे क्या लगे, 2 मिथाइल ग्रुप लगे। देखा ना, 2 2, जब 2 2 दो बार लिखा तो उसका मतलब 2 2 पे 2 मिथाइल ग्रुप लगा दीजिए। और 3 पे भी क्या लगा प्यारे बच्चों, मिथाइल ग्रुप लगाया, राइट, ये बना दिया आपने। अब आपको क्या करना है, हर एक कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने। तो यहां मैं लगा दूंगा CH3, यहां मैं लगा दूंगा CH, यहां लगेगा CH2 और यहां लगेगा CH3। तो ये मैंने आपके पास स्ट्रक्चर बना दिया इस कंपाउंड का, ठीक है। 2 2 3 ट्राई मिथाइल पेंटेन का मैंने स्ट्रक्चर आपको बनाना सिखा दिया। अब हम देखेंगे कितने कार्बन है बच्चों। अब ध्यान से नोट करना कि अगर कोई कार्बन, इफ द कार्बन इज फर्दर अटैच टू वन कार्बन डायरेक्टली, क्या मतलब हुआ, जैसे कार्बन नंबर 1 को देखो बच्चों, ये कार्बन फर्दर एक कार्बन के साथ जुड़ा है डायरेक्टली, तो इस कार्बन को मैं बोलूंगा प्राइमरी। बिल्कुल ध्यान से नोट करेंगे, द कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच टू वन कार्बन, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन। अब कार्बन नंबर सेकंड पे चलूंगा मैं। अब आप बोलोगे सर ये वाला कार्बन तो 4 कार्बन के साथ जुड़ा है डायरेक्टली, देखो इसके चारों ओर कार्बन कार्बन जुड़े हैं, राइट। तो व्हेन द कार्बन इज अटैच टू 4 कार्बन एटम डायरेक्टली, तो उस कार्बन को मैं बोलूंगा क्वाटनरी, 4 डिग्री। 4 डिग्री का मतलब क्वाटनरी। नाउ थर्ड कार्बन की तरफ चलता हूं। थर्ड कार्बन बच्चों 3 कार्बन के साथ डायरेक्ट जुड़ा है, देखो ध्यान से। थर्ड कार्बन इज अटैच विद 3 कार्बन डायरेक्टली, तो इसको मैं बोलूंगा टर्शरी कार्बन। और फोर्थ कार्बन बच्चों आपके पास कौन सा है, ये डायरेक्टली 2 कार्बन के साथ जुड़ा है, ध्यान से देखो। तो दिस कार्बन इज सेकेंडरी एंड द लास्ट फिफ्थ कार्बन इज आल्सो प्राइमरी। अब आपको मैंने सिखा दिया, क्या सिखाया, कि अगर कोई कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन के साथ जुड़ा है तो प्राइमरी, लाइक फर्स्ट कार्बन। अगर कोई कार्बन डायरेक्टली 2 के साथ जुड़ा है तो वो सेकेंडरी, लाइक दिस फोर्थ कार्बन। और अगर कोई कार्बन 3 के साथ जुड़ा है, थर्ड कार्बन देख लो, टर्शरी। और अगर कोई कार्बन 4 कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ा है, लाइक दिस सेकंड कार्बन, तो इसको हम बोलेंगे क्वाटनरी। लिखने का तरीका देखो, 1 डिग्री का मतलब प्राइमरी, 2 डिग्री का मतलब सेकेंडरी, 3 डिग्री का मतलब टर्शरी, और 4 डिग्री होता है बच्चों आपके पास क्वाटनरी। ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटनरी आपको हर हालत में पता होनी चाहिए। दिस इज वेरी बेसिक थिंग। अब आपको बोला गया कि इसमें कितने टाइप के आपके पास कार्बन है, तो आप देख सकते हैं कितने टाइप के कार्बन है आपके पास, 4 टाइप के, राइट, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो आई होप दिस क्वेश्चन हैज बिकम वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो आपको इसमें कुछ अच्छा समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग एल्कीन। ठीक है, लेट्स हैव द ऑप्शंस। आप इस चीज को गैस कर सकते हैं, और चाहो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में मेरे आंसर बताने से पहले आप इसका आंसर भी यहाँ पे लिख के बता सकते हैं। तो देखो यहाँ पे आपके पास ये कंपाउंड दे रखा है। अब मैं बोलूंगा आप गैस करोगे इसका नाम, ऑब्वियसली आप इसका नाम गैस कर सकते हैं, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्योंकि मैंने नेमिंग का पहले अब आपको क्वेश्चन करवाया है, तो सीधा आंसर मैं आपको यहां बताऊंगा, 3,6 डाईथाइल 2 मिथाइल ऑक्टेन। तो यहां पर भी बच्चों पहला काम आपको क्या करना है, लंबी चेन बनानी है। उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है, वर्ड रूट देखना है कितने कार्बन का है, फिर आपने प्रीफिक्स देखने हैं कौन सी पोजीशन पे क्या लगा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यू विल कम टू नो कि इसका करेक्ट नेम होने वाला है 3,6 डाईथाइल 2 मिथाइल ऑक्टेन। तो बिल्कुल ध्यान से इसको आप प्रैक्टिस करोगे। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रेपरेशन पार्ट से आ रहा है क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, इन द वुड्स रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, एन हेक्सेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। देखो आपको बनाना है एन हेक्सेन, एंड लेट मी राइट हियर व्हाट इज एन हेक्सेन। सबको पता है, CH3 CH2 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 CH3।
एन हेक्सेन, एन मींस नॉर्मल स्ट्रेट चेन हेक्सेन, ये आपको बनाना है। अब वुड सेक्शन अगर मैं आपको थोड़ा सा हटके बताऊं तो ये होता है, कोई भी आपके पास आप दो एल्काइल हैलाइड लेते हैं, सोडियम मेटल के साथ उसको ट्रीट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। बहुत बार आपने ये रिएक्शन पढ़ा है, अपने बोर्ड एग्जाम में भी आपने 11th में ये क्वेश्चन या 12th में आपने ये करा होगा। यहां से आपके पास बच्चों क्या होता है कि NaX साइड प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है, और ये R और R मतलब ये कार्बन कार्बन आपस में जुड़ के क्या बना लेते हैं, एल्कीन बना लेते हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि ये जो वुड सेक्शन वाला मेथड है ना, दिस इज बेसिकली फॉर द प्रेपरेशन ऑफ एल्केन विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो ये भी एक खास बात है इसकी कि इस रिएक्शन से प्रेफरेबली हम इवन नंबर वाले एल्केन ही बनाते हैं, राइट। अब ये बोल रहा है किससे बनेगा ये वाला, तो देखो हमें पता है सिंपल कि एक 3 कार्बन वाला, एक 3 कार्बन वाला, अगर मैं 3 कार्बन वाले एल्काइल हैलाइड ले लूं तो डेफिनेटली मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास बन जाएगा, ठीक है, सिंपल एनहेक्सेन। तो बहुत सिंपल आंसर आप इसका प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और कईयों ने तो कर भी लिया होगा, ऑब्वियसली एन प्रोपाइल क्लोराइड वुड बी द राइट आंसर, राइट। तो अगर आप रिएक्शन देखेंगे तो देखो मैं फिर भी आपको लिख के बता देता हूँ, CH3 CH2 CH2 ये क्लोरो ग्रुप, सोडियम, अगेन एक और ले लेता हूं मैं क्लोरो, CH2 CH2 CH3। अब क्या करोगे आप ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, यहां से निकाल दोगे NaCl बाहर, और ऑब्वियसली आपके पास ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 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 CH3 N हेक्सेन, राइट। सो दिस मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बात मैं और आपको यहां बता रहा हूं, यहां पे सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर वाले एल्कीन ही बनते हैं इस मेथड से, ऑड वाले नहीं बनते हैं। इनफैक्ट ऑड वाले बनाने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास वी गेट मिक्सचर ऑफ एल्कीन विच इज वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट, ऑल्दो दिस इज ए लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड, तो इसको भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर, व्हेन सोडियम एसीटेट इज हीटेड विद सोडा लाइम। अब बेटा सोडा लाइम मैंने आपको बहुत बार बताया, इस बार फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्यूकलाइन, इसके मिक्सचर को हम बोलते हैं सोडा लाइम, ठीक है। तो याद रखना सोडा लाइम। तो सोडियम एसीटेट को बोलता है जब हम हीट करते हैं किसके साथ, सोडा लाइम के साथ, द रिएक्शन इज कॉल्ड। तो देखिए आपको बहुत बार मैंने बताया है कि जब भी हम सोडा लाइम यूज करते हैं, ठीक है, खासकर, ठीक है, कार्बोजाइलिक सॉल्ट में, ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोजाइलिक एसिड में, तो वहां से ये क्या करता है, रिमूवल ऑफ CO2 करवाता है, राइट। तो रिमूवल ऑफ CO2 को हम क्या बोलते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन। इनफैक्ट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। देखिए इसमें होता क्या, एग्जांपल देता हूं मैं, यहाँ सोडियम एसीटेट लिखा है, उसी का एग्जांपल ले लेता हूं मैं, दिस इज सोडियम एसीटेट, राइट। अब हमने क्या किया, इसका क्यूकलाइन और आपका जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करा, हीट करते हैं इनफैक्ट, राइट। ये होता है सोडा लाइम। अब ये सोडा लाइम क्या करेगा बच्चों, सोडा लाइम यहां से CO2 को निकाल देगा, है ना। और इस मेथड में आप याद रखेंगे क्या बनेगा, एल्केन बनेगा, है ना। और CO2 यहां से रिमूव हो जाएगा। द रिमूवल ऑफ CO2 ग्रुप इज कॉल्ड, दैट इज डीकार्बोक्सिलेशन। एंड रिमेंबर, कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आता है, इसका यूज पूछा जाता है, तो सोडा लाइम इज ए डीकार्बोक्सिलेटिंग एजेंट, हेंस वी कैन से CO2 इज रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ Na2CO3। अब ये क्या करता है, देखो CO2 को रिमूव कैसे करता है, इट विल फॉर्म Na2CO3। तो ये भी याद रखना, कंफ्यूज मत करना। आप बोलोगे सर आप तो बताते हो CO2 रिमूव कर रहा है, लेकिन ये तो Na2CO3 लिखा बुक में, तो ये CO2 कैसे रिमूव करेगा, बाय प्रिपेयरिंग Na2CO3, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग, द गैसेस लिबरेटेड एट एनोड इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम एसीटेट। अब देखो ये जो मेथड है ना, इसका एक नाम होता है, इसको बोलते हैं कॉल्वेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, कॉल्वेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। एंड व्हाट इज द यूनिकनेस ऑफ दिस मेथड, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर गेटिंग एल्कीन एल्कीन एल्काइन, तीनों के लिए यूज होता है। अब क्या बोला गया आपको कि सोडियम एसीटेट की आपने इलेक्ट्रोलिसिस करी, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको हिंट में दूंगा कि व्हाट इज एक्चुअली इलेक्ट्रोलिसिस, राइट। ये सोडियम एसीटेट, और हमने क्या करा इसमें से, इसके एक्व सॉल्यूशन में से करंट पास करा, याद रखना, और ये टूट गया किसमें, आयंस में, राइट। ये आयंस में टूट गया। अब आपको पता है एक्वस होता है सोल्यूशन तो वाटर भी होता है,
तो वाटर की भी ब्रेकडाउन होता है, वाटर ब्रेकडाउन करता है किसने, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब बच्चों दो तरह की रिएक्शंस होती हैं जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, स्पेशली इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम पढ़ते हैं, तो दो तरह की रिएक्शन, वन इज रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट एनोड, एंड सेकंड वन इज रिएक्शन एट कैथोड, राइट। तो रिएक्शन एट एनोड और रिएक्शन एट कैथोड मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू दिस कॉल बेस्ड इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। अब देखिए एनोड पे क्या होता है बच्चों, CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव जो है ना, जो टूटा था, इसका जो CH3CO नेगेटिव पार्ट है ना, ये वाला सिर्फ एनायन पार्ट की बात करोगे, इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा। यहाँ पे मैं दो ले लेता हूँ बैलेंस करने के लिए, तो दो इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए। अब ये जो आपके पास CH3COO बना ना, ये अनस्टेबल है, ये CH3COO रीअरेंज करेगा और क्या बना देगा, इथेन, और निकलेगा साइड प्रोडक्ट, क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो एनोड पे प्यारे बच्चों आपके पास क्या प्रोडक्ट बना, इथेन। और अगर कैथोड की बात करें तो कैथोड पे पता क्या होता है, कैथोड पे जो H पॉजिटिव आयंस है ना, ये क्या करते हैं, ये जो H पॉजिटिव आयन है ये दो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए ना एसीटेट आयन में, those electron are gained by these H positive ions, as a result of that hydrogen gas is liberated। तो इस कॉल्बे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में आपको दो बातें यहाँ पे समझने को आएंगी। पहला तो क्वेश्चन पूछा आपसे कि भाई एनोड पे क्या प्रोडक्ट बना, तो ऑब्वियसली एनोड पे आपका प्रोडक्ट बना कौन सा, इथेन एंड साइड प्रोडक्ट CO2, राइट। और कैथोड पे प्यारे बच्चों आपका बनता है हाइड्रोजन। मे भी क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता था कि द गैस लिबरेटेड एट कैथोड, तो वहां पे होता आंसर हाइड्रोजन, राइट। और सॉल्यूशन फॉर्म में आपके पास क्या बच गया, NaOH, तो सॉल्यूशन में बच गया NaOH। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। तो लेट्स हैव द आंसर अगेन, दिस इज इथेन एंड CO2, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, द फॉलोइंग सब्सटेंस रिएक्ट विद वाटर टू गिव इथेन। अब बोलता कौन सा सब्सटेंस वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाने के लिए, इथेन बनाने के लिए, ठीक है। तो अगर आप गेस करेंगे ध्यान से तो बहुत इजी रिएक्शन है, ठीक है। ऑब्वियसली ग्रिगनार्ड रीजेंट इज द राइट आंसर। ये ग्रिगनार्ड रीजेंट होता है ना, देखो कई बार क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रिगनार्ड रीजेंट। तो समटाइम्स आपके टीचर्स ने आपको ऐसे भी बताया होगा RMgX करके, राइट। तो ये R क्या है, एल्काइल ग्रुप, Mg क्या है आपका मैग्नीशियम, और X आपके पास क्लोरो ब्रोमो हो सकता है, आइडो भी हो सकता है, राइट। तो जब आप इस RMgX की रिएक्शन करते हैं ना बच्चों, किसके साथ, वाटर के साथ, देन यू विल गेट RH, RH का मतलब एल्कीन, और MgXOH आपके पास क्या बनेगा, साइड प्रोडक्ट बनेगा, राइट। तो अगेन आई वुड से दिस इज एन इंपॉर्टेंट मेथड टू जनरेट एल्केन बाय रिएक्शन ऑफ ग्रिगनार्ड रीजेंट विद वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, रिएक्शन ऑफ ROH, ये ROH क्या है, एल्कोहल, विद RMgX, और ये RMgX क्या है, ग्रिगनार्ड रीजेंट। तो बोलता है जब आप एल्कोहल का रिएक्शन करते हो किसके साथ, ग्रिगनार्ड रीजेंट के साथ, RMgX के साथ। तो बच्चों यहां पर भी आप ध्यान से देखोगे तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे एलेबोरेट करता हूं, O नेगेटिव H पॉजिटिव शो कर, यहां से क्या होगा, RH आपस में जुड़ जाएगा, क्या बनेगा प्रोडक्ट, एल्केन, और MgX और OR नेगेटिव जो है वो Mg के साथ जुड़ गया। तो प्रोडक्ट क्या बना बच्चों आपके पास, यू विल गेट द प्रोडक्ट एल्केन, राइट। अगेन दिस इज a very important method in which alkanes are produced by the reaction of alcohol with Grignard reagent. Next question देखते हैं, sodium salt of following acid which is needed for the preparation of methane। अब बोलता कौन सा ऐसा, ठीक है, सोडियम सॉल्ट है जिससे हम क्या बनाएंगे, मीथेन बना सकते हैं, ठीक है। तो बड़ा सिंपल है आपके पास, देखो मीथेन बनाने के लिए आपको पता है कैसे बनाया था मीथेन, मैं आपको हिंट देता हूं। एक हमने रिएक्शन करा, डीकार्बोक्सिलेशन की बात कर लेता हूं, ये था आपके पास सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड, या इसको आप सोडियम इथेनोएट भी बोल सकते हैं, या सोडियम एसीटेट भी बोल सकते हैं कॉमन। अब जब आपने इसका रिएक्शन करा था किसके साथ, सोडा लाइम के साथ, तो ये CO2 ग्रुप तो यहां से हट गया था इन द फॉर्म ऑफ Na2CO3,
और बना क्या था आपके पास, मीथेन। तो ये वाला जो मेथड होता है ना बच्चों, सोडा लाइम वाला, इसको आपने डी कार्बोक्सिलेशन मेथड बोला था, डी कार्बोक्सिलेशन। इस मेथड में आप एक चीज और पाएंगे कि जो आपके पास रिएक्टेंट था ना, वो तो 2 कार्बन वाला था, लेकिन जो प्रोडक्ट आपके पास बना वो सिर्फ 1 कार्बन वाला बना। मतलब जब भी आप डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं, यू विल गेट द प्रोडक्ट ऑलवेज लेसर देन 1 कार्बन एटम। जो प्रोडक्ट आपके पास बनेगा उसमें हमेशा 1 कार्बन कम ही बनेगा। तो राइट आंसर आप सबने प्रेडिक्ट कर लिया होगा, इथेनोइक एसिड, राइट। तो इनफैक्ट ये वाला सॉल्ट जो है, ये क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये रिएक्शन नीचे लिख दिया आपको, और मैंने पहले भी आपको बताया, ठीक है, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेना। ये Na2CO3 है एंड में, ठीक है, ऑल्दो आपको मैंने बता दिया पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, सॉल्वेंट यूज्ड इन बूट्स रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो कौन सा सॉल्वेंट हम यहाँ यूज करते हैं। देखो अगर आप सोचेंगे ध्यान से, रिएक्शन को समझेंगे, तो मैंने आपको शुरू में बताया ये वुड्स रिएक्शन है आपके पास, ठीक है। और मैंने वेरी इंपॉर्टेंटली आपको बताया कि ड्राई ईथर। अब देखिए यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, क्या पता चलेगा, ये जो आपके पास है इट इज ईथर, है ना। अब हमने नेमिंग करी है ना, याद करो, और हमने उसमें सीखा था हाउ टू रिकॉग्नाइज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। तो यहाँ पर भी आप उसी नॉलेज को अप्लाई करोगे एंड यू विल कम टू नो यहाँ पे ईथर कौन सा है, और ये आपके पास आ गया ड्राई ईथर, दैट इज डाई इथाइल ईथर। आज का बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन, वो है प्रॉपर्टी बेस्ड, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। बाकी जो नए क्वेश्चन होंगे और मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा, तो इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके पास कुछ एल्केन दे रखे हैं, ठीक है। तो लेट्स हैव द कंप्लीट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। यू कैन सी अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो मैंने जब भी आपको एल्केन एल्कीन एल्काइन पढ़ाया है, तो मैंने आपको बताया कि इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बेस्ड, स्टेबिलिटी बेस्ड, राइट, सॉलिबिलिटी बेस्ड, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो सी यहाँ पे क्या ऑप्शन दे रखे हैं, एन ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, एन पेंटेन, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो सबसे पहले तो बच्चों आप कभी भी ऐसा क्वेश्चन करोगे ना, तो मेरा आपको एक ही सजेशन है, जस्ट राइट देयर फॉर्मूलाज, उनको आप लिख लो, पहले कंडेंस फार्मूला लिख लो। तो सबसे पहला मैं लिख लेता हूं यहाँ पे ब्यूटेन, एन ब्यूटेन, CH3 CH2 CH2 CH3। अब आपको दिख रहा है कि ये 4 कार्बन वाला एक स्ट्रेट चेन एल्केन है। दूसरे वाला ऑप्शन लिख लेता हूं मैं, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। तरीका मैंने आपको बताया कि कैसे लिख सकते हैं आप, नाम से स्ट्रक्चर कैसे लिख सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है आज ही के इस लेक्चर में। और थर्ड कंपाउंड बेटा कौन सा है आपके पास, दैट इज आपका एन पेंटेन, CH3 CH2 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 CH3, राइट, ये एन पेंटेन। और फोर्थ ऑप्शन बेटा आपके पास कौन सा है, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ये थोड़ा सा मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, इसको अंडरस्टैंड कर लेना, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। अब बेटा पहली चीज आपने क्या जज करनी है, देखो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आपको मैं। नंबर 1 आपने देखना है, सबसे पहले क्या देखना है, मॉलिक्यूलर मास, कौन से मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा है। तो मॉलिक्यूलर मास देखने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना है कि सबसे ज्यादा कार्बन किसमें है, राइट। तो बिल्कुल ध्यान से अगर आप देखेंगे, तो आपको ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 2 में दिखेगा कि टोटल कार्बन एटम कितने, 5 है। चेक कर लो, आप काउंट कर लो, 5 कार्बन। अब बेटा इसमें पहली चीज मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, कि जिसमें जितने ज्यादा कार्बन एटम होंगे उसका उतना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा। जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होता है बच्चों, उतना ज्यादा क्या होता है, वेंडरवॉल फोर्स होता है। ये पहला पॉइंट याद करिए, ठीक है। लेकिन अब आप बोलोगे क्या सर इन दोनों का, सेकंड और थर्ड ऑप्शन का, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट एक जैसा होगा, तो इसका आंसर है नहीं। इसमें एक और पॉइंट मैं अब आपको बताऊंगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो इन दोनों का मॉलिक्यूलर मास तो एक जैसा है, सेकंड और थर्ड का मॉलिक्यूलर मास एक जैसा है, लेकिन इन दोनों में फर्क है। क्या फर्क है, देखो इसमें ये थर्ड ऑप्शन आपके पास है एन पेंटेन, और सेकंड ऑप्शन क्या है, 2 मिथाइल आपका ब्यूटेन। तो कहीं ना कहीं एन पेंटेन में आ गई ब्रांचिंग, तो बन गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो अब आप एक पॉइंट समझो, दूसरा पॉइंट, कि अगर मॉलिक्यूलर मास सेम है,
दो कंपाउंड ऐसे हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास सेम है, तो उसमें आप क्या देखोगे नेक्स्ट कि किसमें ब्रांचिंग हो रही है। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली कीप इन माइंड बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। तो पहला पॉइंट देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। सबसे पहले क्या चेक किया कि भैया सबसे ज्यादा कार्बन किसमें, यू कैन सी कि सेकंड और थर्ड कार्बन में 5-5 कार्बन है। फिर इन दोनों में देखा कि किसमें ब्रांचिंग है किसमें नहीं है, तो आपने देखा कि थर्ड ऑप्शन में ब्रांचिंग नहीं है, सेकंड ऑप्शन में ब्रांचिंग आ गई। अब इसका मतलब पता क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि सबसे ज्यादा जो स्ट्रेट चेन जो होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, और जिसमें जितनी ब्रांचिंग होगी ना उसमें बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। तो सबसे ज्यादा बच्चों किसका होगा, थर्ड वाले का, ठीक है। उसके बाद किसका होगा, सेकंड वाले का। अब हम चलते हैं, दो ऑप्शन बच गए हमारे पास, फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन। अब फर्स्ट वाला 4 कार्बन वाला और फोर्थ वाला भी 4 कार्बन वाला, काउंट कर लो ना, टोटल 4 कार्बन है दोनों में, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है दोनों का, मॉलिक्यूलर मास भी सेम होगा। तो अब फर्स्ट और फोर्थ में भी आप कंपैरिजन करोगे, देन यू विल कम टू नो कि फर्स्ट वाला आपके पास है स्ट्रेट चेन, और फोर्थ वाले में क्या है आपके पास, देयर इज हाई ब्रांचिंग। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसके बाद आएगा फोर्थ वाले का बॉइलिंग पॉइंट, और जो आपके वाला, ठीक है, जो सॉरी एक मिनट, फोर्थ वाले का नहीं, फर्स्ट वाले का आएगा, फिर उसके बाद आएगा आपका लास्ट में आपका फोर्थ वाले का। तो मैं पहले राइट ऑप्शन लिख देता हूँ, सबसे ज्यादा किसका होगा, थर्ड वाले का, उसके बाद किसका होगा आपका, सेकंड वाले का, उसके बाद किसका होगा आपका, फर्स्ट वाले का, और सबसे कम आपका होगा, दैट इज ऑफ योर फोर्थ ऑप्शन। तो दिस वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। अब चेक करते हैं कि क्या कोई ऐसा ऑप्शन है। तो देखो इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो है फोर्थ है, लेकिन इसमें थोड़ा सा गलत दिया है, इसमें फर्स्ट को कम कर दिया, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये इसको आप इस तरीके से लिखिए, राइट। तो लेट मी शो यू दिस, राइट, फोर्थ ऑप्शन। पर इसमें मैं आपको फिर क्लियर कर दूं कि ये जो आपके पास है ना फर्स्ट और फोर्थ, तो फोर्थ वाले का आपके पास क्या है, ठीक है। देखिए ये है आपके पास, ठीक है, फर्स्ट वाला लिखूंगा सबसे पहले मैं, ये था आपके पास एन ब्यूटेन, उसके बाद आपके पास आ गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। देखो इस तरह के क्वेश्चंस को बिल्कुल ध्यान से लिखना, नोट करना, और आइडेंटिफाई करना कि इसमें कौन सा रूल आप लगा रहे हैं। और थर्ड वाला आपके पास था एन पेंटेन, और लास्ट वाला आपके पास था 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ठीक है। अब मैं आपको फिर से बता देता हूं, और करेक्ट ऑप्शन जो है वो मैं फिर से आपको रेक्टिफाई कर देता हूं क्या उसमें था। देखिए सबसे पहली चीज हमने दो बातें बोली, क्या बोलते हैं, क्या क्या बातें बोली, कि सबसे पहले हमें क्या देखना है, मॉलिक्यूलर मास, जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास उतना ज्यादा क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट। यहां मैंने लिख दिया मॉलिक्यूलर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। और सेकंड पॉइंट, द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ये किसके लिए, यहां मैं मेंशन कर देता हूं कंपाउंड्स हैविंग हैविंग सेम मॉलिक्यूलर मास। अब बच्चों जरा ध्यान से देखते हैं कि क्या है यहाँ पे। देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर फोर्थ। तो अब आप सबसे पहले देखो सबसे बड़ा कौन है भाई, ये वाला है, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा थर्ड का, उससे कम किसका होगा भाई, सेकंड वाले का। ये तो कंपेयर करा हमने। अब देखो छोटा सा पॉइंट जो हमने मिस करा, यहाँ पे कितने कार्बन है, 4, फर्स्ट वाले में 4 कार्बन है, और फोर्थ वाले में बच्चों कार्बन काउंट करोगे तो 5 है। ध्यान से देखो टोटल कार्बन कितने, 5। तो इसलिए यहाँ पे, ठीक है, जो ऑप्शन लिखा था ना बिल्कुल करेक्ट है। तो अब हम क्या बोल रहे हैं, जितने ज्यादा कार्बन उतना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास, जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास उतना ज्यादा क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो इसमें जो ब्रांचिंग वाला कॉन्सेप्ट लगेगा ना वो सिर्फ लगेगा सेकंड और थर्ड ऑप्शन में, लेकिन फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन में, ठीक है, बिल्कुल आपको दिख रहा है कि सर फोर्थ वाले में तो ब्रांचिंग ज्यादा है, लेकिन बेटा फोर्थ वाले में आपके पास कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, और फर्स्ट वाले में 4 कार्बन है। तो ऑब्वियसली जिसमें मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा ना उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, विदाउट एनी डाउट, राइट। तो आपके पास ऑप्शन क्या बना, सबसे ज्यादा थर्ड, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद आपका कौन सा, फोर्थ, और उसके बाद फर्स्ट। तो जो ऑप्शन आपको दे रखा था बिल्कुल करेक्ट था, ठीक है। थोड़ी सी हमने यहाँ पे एक पॉइंट मिस करा, नंबर ऑफ कार्बन एटम आपने सबसे पहले काउंट करने हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, सबसे ज्यादा थर्ड, फिर सेकंड,
फिर फोर्थ और लास्ट में फर्स्ट। और ये वाला इसको आप स्किप कर दो। क्यों? क्योंकि इसमें हमने क्या मिस आउट किया कि हमने टोटल कार्बन में गलती कर दी। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि बिल्कुल ध्यान से आपने ऐसा क्वेश्चन करना है, राइट। तो नंबर एक क्या करना आपने, सबसे पहले तो आपने देखना है कि किसमें कितने ज्यादा कार्बन है। जब मैं बोलता हूँ कितने ज्यादा कार्बन, देन इट मीन्स कि किसका मॉलिक्यूलर मास कितना ज्यादा है। तो नंबर 1 पॉइंट वही होना चाहिए। फिर जब सेम मॉलिक्यूलर मास हो तब आप ब्रांचिंग वाला कॉन्सेप्ट इसमें लेके आओगे। तो आई होप कि आपको ये जो आज मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको बताए, आपको इनको पढ़ के अच्छा लगा होगा, आपने कुछ सीखा होगा। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हम फर्दर कुछ अगली वीडियो में मैं आपको लेके आऊंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।